मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की हमारी पोएम है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, हमारी क्लास 8th की लिटरेचर बुक में से। और सबसे पहले हम इसके कुछ मीनिंग्स देखेंगे बच्चों। तो मीनिंग्स में पहला मीनिंग है बच्चों रॉट। रॉट का मतलब क्या होता है? फॉर्म्ड और फैशन्ड वी कैन से। न्यू मॉर्न मीन्स न्यूली कट। मीड अ मीडो, एक चरागाह जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है, खेत बोल सकते हैं आप। श्रिल्स साउंड्स आउट और शाउट्स शाउटिंग। Frost, minute ice crystals formed when water vapors condenses at a temperature below freezing, यानी कि धुंध जैसा होता है ना। सर्दी के दिनों में आप देखते हो कि बाहर हम निकलते हैं तो धुंध दूर तक अंधेरा अंधेरा से दिखाई देता है, क्लैरिटी नहीं होती है, विजिबिलिटी कम होती है। दैट इज कॉल्ड फ्रोस्ट। तो ये पोएम है बच्चों जो ये लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। उनकी बर्थ डेट बताई गई है 31 अक्टूबर 1791 और उनकी डेथ डेट बताई गई 23 फरवरी 1821। तो इतनी जानकारी के बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है बच्चों, विच लाइन इन द पोएम इज सिमिलर टू द फर्स्ट एंड एक्सप्रेसेस द सेम आइडिया। इस पोएम के अंदर जो पहला वाक्य है, पहली सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस जैसा और दूसरा कौन सा सेंटेंस है हमको वो बताना है, और दूसरा ये भी बताना है कि उसका मीनिंग भी सेम ही होना चाहिए हमारी पहली लाइन जैसा। तो अगर हम पोएम रीड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि द 9th लाइन, जो 9वीं लाइन है, उसका मीनिंग एकदम सेम है। 9वीं लाइन कौन सी है पहले हम वो लिखेंगे। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। ये सिमिलर लाइन है जो कि फर्स्ट लाइन जैसी है, और इसका मतलब भी सेम है बच्चों। मतलब क्या है इसका? रिदम ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। इसका मतलब भी है कि अर्थ जो है उसका रिदम वो कभी भी मरता नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बच्चों है, Whose voice will run from hedge to hedge? Why do you think the voice sounds in the hedges? अब किसकी आवाज़ जो है वो हैज टू हैज जाती है। हैज का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा खेत होता है, उसके किनारे किनारे पे अगर हम झाड़ियाँ उगा दें या कोई भी बुशेज उगी होती हैं ऑब्वियसली, तो वो एक बाउंड्री टाइप बना देता है। तो ये जो बुशेज होती हैं, इसकी बाउंड्री जो होती है, इसके अंदर बहुत सारे प्राणी रहते हैं। तो ऐसे में ग्रास होपर भी इसी के अंदर रहता है। तो पहले पूछा गया है कि किसकी आवाज़ जा रही है और क्यों। ठीक है, क्यों वहाँ से वो जा रही है। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, द ग्रास होपर्स वॉइस रन्स फ्रॉम हैज टू हैज। किसकी आवाज़ है वो? ग्रास होपर की। क्यों? द ग्रास होपर फाइंड्स प्लेजर इन द ब्यूटी ऑफ द सीजन। ग्रास होपर को बड़ा अच्छा लगता है सीजन की ब्यूटी को देखकर। एंड ही इज द फर्स्ट टू रिवील इट टायरलेसली। और वो सबसे पहला व्यक्ति होता है, यानी कि व्यक्ति बोले तो वो सबसे पहला प्राणी होता है जो नेचर की ब्यूटी को व्यक्त करता है बिना रुके हुए, बिना थके हुए। वो कंटिन्यूसली गाता रहता है। इसी का दूसरा पार्ट है, उसका आंसर है, द वॉइस साउंड्स इन द हैज बिकॉज ग्रास होपर्स लिव इन हैजेस एंड बुशेस। अब आवाज़ वहाँ से क्यों आ रही है? क्योंकि ग्रास होपर जो होता है वो हैजेस के अंदर ही रहता है, बुशेस के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू बर्ड्स हाइड एंड वाई। बर्ड्स कहाँ छुपते हैं, रहते हैं और क्यों? द बर्ड्स टेक शेल्टर फ्रॉम द हॉट सन एंड हाइड इन द कूल शेड गिविंग ट्रीज। तो बर्ड्स जो हैं वो शेल्टर, वो अपना आश्रय लेते हैं कहाँ पर? हॉट सन से बचने के लिए ठंडे वृक्षों की छाँव में। यानी कि जो वृक्ष होते हैं उनकी छाँव रहती है और छाँव से बहुत ही ठंडक महसूस होती है उनको, तो वहाँ वो लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है बड्डी। What does the poet mean by take the lead in summer luxury? इसका मतलब क्या है भाई जो बताया गया है? By take the lead in summer luxury, the author means that the grasshopper makes the most of the summer by hardly taking any break from his enjoyment. इसमें बताया गया है, इसका मतलब है कि ऑथर ये कहना चाहता है कि ग्रासहोपर जो है वो समर को पूरा एंजॉय करता है, यानी कि जितना हो सके वो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, एंजॉय करता है, और वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेता है अपनी एंजॉयमेंट से। अब हम भी देखो छुट्टियों में घूमने फिरने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस आकर अपने काम धंधे पे लग जाते हैं ना। लेकिन ग्रासहोपर तो भी पूरी गर्मियाँ एंजॉय करता है। डज द ग्रासहोपर टायर एंड डज ही देन बिहेव लाइक द बर्ड्स। क्या ग्रासहोपर भी कभी थकता है और क्या वो भी बर्ड्स की तरह बिहेव करता है, यानी कि छाँव में जाकर रेस्ट करता है वो? द ग्रासहोपर डज नॉट टेक शेल्टर इन द ट्रीज लाइक द बर्ड्स। जी नहीं, ग्रासहोपर बर्ड्स की तरह जो पेड़ों के ऊपर अपनी शरण नहीं लेता है वो। ही डजंट टायर इजिली, बट व्हेन ही फील्स टायर्ड ऑफ द फन ही इज हैविंग
ही रेस्ट beneath a pleasant array of weeds। जी हाँ, लेकिन वो थक तो जाता ही होगा ना, ऑब्वियसली वो भी पक्षियों की तरह एक प्राणी है, तो वो थक जाता है तो वो पेड़ों पर तो आश्रय नहीं लेता है जाकर, लेकिन वो क्या करता है, वो जो वहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं, वीड्स ऐसे पौधे होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिनको साइंस की भाषा में हम वीड्स कहते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जो हमें नहीं चाहिए होते। जब हम फसल उगाते हैं बीच में कुछ पौधे ऐसे भी उग जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। अभी बारिश का मौसम होता है तो आप देखो ना, जगह जगह पेड़ पौधे आपको हरियाली दिखाई देती है, लेकिन वो पौधे किसी काम के नहीं होते हैं, यानी कि दे आर नॉट हेल्पफुल टू अस, बस वो ग्रीनरी अच्छी लगती है। तो वीड्स के नीचे वो रहना पसंद करता है। What time of the day is described in second part of the poem। दूसरे पार्ट पोएम के अंदर जो पोएम का दूसरा पार्ट जो है वहाँ पर कौन सा समय बताया गया है दिन का। द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स अ विंटर इवनिंग। यहाँ पर विंटर इवनिंग यानी कि सर्दियों की शाम को दर्शाया गया है। वॉट क्रिएट्स द साइलेंस। साइलेंस किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है। द कोल्डनेस ऑफ द फ्रोस्ट क्रिएट्स द साइलेंस। अब देखो ठंड के दिनों में चारों तरफ ठंड, शाम के समय और ज़्यादा कोहरा छा जाता है, ऐसे में सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और इसी से एक क्रिएट हो रहा है क्या, साइलेंस क्रिएट हो रहा है। तो इसी की बात की गई कि साइलेंस क्रिएट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो साइलेंस क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ कोल्डनेस, ठंड की वजह से। Why does the cricket song sound to the poet like that of the grasshopper। क्रिकेट का जो गाना है या उसकी आवाज़ जो है वो ग्रासहोपर की तरह ही कवि को क्यों लग रही है। द क्रिकेट सॉन्ग रिमाइंड्स द पोएट ऑफ द ग्रासहोपर सॉन्ग्स। क्रिकेट का जो सॉन्ग है वो ग्रासहोपर के सॉन्ग की याद दिला देता है कवि को, क्यों। बिकॉज इट रेडिएट्स द सेम वार्मथ। क्योंकि उसमें से ही उस गाने में से भी वही जुनून, वही फीलिंग्स उसके सामने आती हैं जो ग्रासहोपर के गाने में थी। जस्ट लाइक द ग्रासहोपर सीज द ब्यूटी ऑफ अ हॉट समर डे, द क्रिकेट सिंग्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ कोल्ड विंटर इवनिंग। जिस प्रकार से समर की खूबसूरती के दिनों में ग्रासहोपर गाना गाता है, उसी प्रकार क्रिकेट जो है वो सर्दी के दिनों की शाम की खूबसूरती को दर्शाते हुए गाना गा रहा है। अब हम बात करेंगे आरटीसी की। आरटीसी हमारा रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। He has never done with his delights। इसमें पूछा गया है टू whom is the poet referring। पोइट किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। द पोइट इज रेफरिंग टू द grasshopper। What delight might these have been। डिलाइट्स कौन कौन से हैं। द डिलाइट्स रेफर टू, डिलाइट का मतलब क्या है, एंजॉइंग द हीट ऑफ अ समर आफ्टरनून एंड जंपिंग फ्रॉम हेज टू हेज इन अ न्यूली मॉर्न मीडो। एक नई मीडो यानी कि एक खेत के अंदर जगह जगह पर कूदकर, हैजेस के ऊपर से कूदकर जाना, इसी को डिलाइट कहा गया है कवि के द्वारा फॉर ग्रासहोपर। व्हाट डज ही डू आफ्टर दिस। उसके बाद वो क्या करता है ग्रासहोपर। आफ्टर द ग्रासहोपर इज टायर्ड विद हैविंग फन। जब वो एंजॉय करता करता थक जाता है, ही रेस्ट पीसफुली बीनेथ सम प्लेजेंट वीड। वो किसी ना किसी वीड के नीचे आराम से सो जाता है, बैठ जाता है। When the frost has wrought a silence। अब यहाँ पर पूछा गया है when does the frost do this। फ्रॉस्ट जो है, कोहरा जो है, ये कब ऐसा साइलेंस फैला देता है। आंसर है इन ऑन अ बिटर कोल्ड विंटर इवनिंग, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा ठंडे दिन की बात की गई है, तब ऐसा होता है। दूसरा क्वेश्चन, what does wrought mean and how might the frost have wrought a silence। wrought का मतलब क्या है और फ्रॉस्ट जो है, कोहरा जो है, वो कैसे साइलेंस ला सकता है। रॉट इज एन आर्केक कोल्ड यूजेज ऑफ द वर्ब वर्क। रॉट जो है ये वर्ब है जो कि वर्क के स्थान पर यूज किया गया, वर्क शब्द के स्थान पर यूज किया गया है और ये ओल्ड वर्ड है। रॉट वर्ड जो है वो वर्क की जगह पर लिखा जाता है ओल्ड इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर कोल्ड नहीं है बच्चों, ये ओल्ड वर्ड है, सॉरी ये COLD लग रहा होगा आपको, बट दिस इज द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट वाला शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर कोल्ड नहीं है, इट इज़ ओल्ड। तो ये एक पुराना शब्द है, क्योंकि आपको पता है कवि जो है काफ़ी पुरानी भाषाओं का यूज़ करते हैं, तो वही शब्द यहाँ पर दिया गया है जो कि वर्क के स्थान पर यूज़ किया गया शब्द है। इट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये रॉट जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इन दिस सेंस इट इज़ यूज्ड टू मीन क्रिएट। यहाँ पर इसका उपयोग किया गया है क्रिएट शब्द को दर्शाने के लिए। द फ्रोस्ट हैज़ क्रिएटेड अ साइलेंस बाय कवरिंग द अर्थ एंड मफिंग एंड वॉइसेस
that might try to emerge. फ्रॉस्ट ने क्या किया है, चारों तरफ इस पृथ्वी को ढक लिया है। आवाज़ें जो भी आ रही थी उनको इसने ढक लिया है, कवर कर लिया है और सबको उभरने से रोक कर इसने अपने अंदर समा लिया। फ्रॉस्ट, आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में हम सब जल्दी सो जाते हैं, सोते नहीं है तो कम से कम घरों के अंदर तो रहते हैं, और गर्मी के दिनों में तो 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक बाहर घूमते रहते हैं क्योंकि गर्मी होती है। लेकिन सर्दी के दिनों में ऐसा नहीं होता है, तो वही साइलेंस की बात की गई है यहाँ। What effects does this have on the cricket and the poet? अब इससे क्रिकेट और पोएट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? The cricket song bursts through the pall of silence created by the frost on the winter evening. And to the poet who is slumbering half drowsy next to stove for warmth, it sounds a feisty and cheerful as the grasshopper's song which can be heard in the heat of the summer. अब क्रिकेट का जो गाना है वो जो है वो इस साइलेंस को तोड़ता हुआ एक अलग ही एहसास देता है सर्दी के दिनों में, क्योंकि सब चारों तरफ सन्नाटा है। ऐसे में जो क्रिकेट का साउंड है इस साइलेंस को चीरता हुआ, इस सन्नाटे को चीरता हुआ एक जीवंत कर देता है इस शाम को। और कवि जो है वो बहुत ही आलस में है, क्योंकि ठंड के दिनों में बड़ा गर्मी मतलब अच्छा लगता है कि हम आग सेकते रहें या गर्म होते रहें और लेटे रहें रजाई के अंदर या कंबल के अंदर। तो वैसे कवि जो है वो स्टोव के पास बैठा हुआ है अपने आप को गर्म करने के लिए, और ये जो ग्रास ऊपर का जो सॉन्ग था उसी सॉन्ग की तरह ये जो क्रिकेट था इसका साउंड भी उसको वार्मथ, उसको एक अंदर से गर्मी दे रहा है, अंदर से उसको खुशी दे रहा है, अंदर से उसको एन्जॉयमेंट दे रहा है। तो जिस प्रकार उन्होंने गर्मी के दिनों में ग्रास ऊपर के सॉन्ग को सुना था वही सॉन्ग इनको यहाँ पर भी सुनने को मिल रहा है। उनको सेम फीलिंग आ रही है जैसे कि ग्रास ऊपर के सॉन्ग में थी। The poet is astonished by how the music of the earth never ceases, is rendered by different insects in different seasons but sounds same. कवि इस बात से काफ़ी चकित हैं, अचंभित हैं कि इस पृथ्वी का जो म्यूज़िक है वो कभी भी रुकता नहीं है, यानी कि पृथ्वी हमेशा गाती रहती है। भले कोई भी मौसम हो लेकिन कोई ना कोई इंसेक्ट इस मौसम की खूबसूरती को बयान करने के लिए अपनी मधुर आवाज़ में गाता रहता है। और ये जो साउंड है, भले गाना अलग होता है, प्राणी बदल जाता है, लेकिन इनका गाना जो है, इनका साउंड जो है, जो इनका एक्सप्रेशन होता है वो सेम ही रहता है। तो कवि ने यहाँ पर क्रिकेट और ग्रास ऊपर के द्वारा इस पृथ्वी के खूबसूरत सीजन्स को की खूबसूरती को बयान किया है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद आप समझिए होगा अगले वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड रिनाउंड नोस। अगले चैप्टर के अंदर हम मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।